ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे ये जो कुछ टर्म्स हैं, चैप्टर नंबर हम 6 स्टार्ट करें तो इसमें जो टर्म्स वर्क, एनर्जी और पावर है, ये सारी की सारी टर्म्स डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि वर्क है, एनर्जी, पावर, ये सब हम पढ़ते ही रहते हैं कि वर्क जो है किसान वही खेती कर रहा है। इफ अ फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड देन ही इज डूइंग सम वर्क। इफ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इज कैरिंग सम ब्रिक्स देन ही इज डूइंग सम वर्क। If an artist is painting then he is doing an work or she is doing an work. So work is very famous term which we use in our daily lives, but what work actually is in physics language we will study in this chapter. Okay, so the next term is energy. So what is our energy? So the basic definition which I would tell is energy is our capacity to do work. Okay, so energy is the capacity to do work. This is a very basic definition of energy, what energy is, and what power is. We will discuss this term also in this chapter further. Okay, so the first topic which we are going to take in this chapter is the scalar product. Okay, let's move on to the next topic, the scalar product. So what the scalar product is? लास्ट क्लासेस में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था अच्छे से। हमने इनको एडिशन करना सीखा था, सब्ट्रैक्शन करना सीखा था। इनको हमने मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना भी सीखा था किसी रियल नंबर्स के साथ। लेकिन अगर हम आज देखें, हम इनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे वेक्टर टू वेक्टर के साथ। मतलब अगर मेरे पास एक वेक्टर है लेट से ए और एक वेक्टर है लेट से बी, सो व्हाट विल बी ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर, हम ये इस क्लास में सीखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिकली दो चीजें होती हैं हमारे पास, या एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए दो चीजें होती हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। सो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो अपना रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो अगर हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उससे हमारे पास एक वेक्टर ही आएगा, उस वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। तो अब ये स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, लेट से मुझे ए और बी, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मुझे इनका स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो मैं सिंपल इस तरीके से लिखता हूँ कि ए डॉट बी। इसका मतलब है कि मैं इन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है नोटेशन कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब होता है कि मैं उनका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। सो बेसिकली ये दो डिफरेंसेस होते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। और अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो लेट्स से अगर ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर, इनके बीच में कुछ एंगल होगा। अगर मैं इनको सुपर इम्पोज करूँ, बी वेक्टर को मैंने यहाँ लिखा और ए वेक्टर को मैंने क्या किया, इसका जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों के मिला दिए, तो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट मिलके ये बनेगा। तो इनके बीच का जो एंगल है लेट से थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं इनके डॉट प्रोडक्ट की बात करूं ए डॉट बी, तो ये होगा क्या? सो बेसिकली ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यानी ये जो इनके बीच का एंगल है ना थीटा, इनका हम कॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, और ये जो ए और बी है ये इनका मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई में और ये इनका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। और सिंपल ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसी तरीके से बी वेक्टर भी अगर मैं लिखूं तो वेक्टर बी वेक्टर है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉमा बी। इस तरीके से ये इनके बीच का डिफरेंस होता है। और अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूं तो ए क्रॉस बी मेरा आता है ए बी साइन थीटा। सो इनके बीच का बेसिक डिफरेंस होता है, वो भी हमने देखा। पहले इस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम मूव करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ओके, सो मूव करते हैं। ये जो अभी हमने ए डॉट बी किया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस निकाल रहे हैं और उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो ये बेसिकली कॉस का सिस्टम है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि जो ए वेक्टर है इसका हमने कॉम्पोनेंट निकाला अलॉन्ग बी। अगर मैं इस ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालूंगा अलॉन्ग बी तो कुछ इसके दो कॉम्पोनेंट्स निकलेंगे। बी वेक्टर जस्ट लाइक लेट से इधर वाली साइड है, तो ए वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा दो, एक तो निकलेगा इधर कहीं ए कॉस थीटा, और एक निकलेगा कहीं इस तरीके से परपेंडिकुलर इसके ए साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में मैंने क्या किया है कि जो जो सेम साइड जो लाई कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में करस्पॉन्ड जो कर रहे हैं, उन दोनों को बस मल्टीप्लाई किया है।
या फिर अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बी के कंपोनेंट निकालूँ दो, अगर मेरे पास ए वेक्टर इधर वाली साइड है, इसी तरीके से अगर मैं ये जो बी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट निकाल लूँ, एक निकाल लूंगा मैं इस साइड और एक निकाल लूंगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बन जाएगा बी साइन थीटा और यहाँ पे बन जाएगा बी कॉस थीटा। तो बेसिकली मैं स्केलर प्रोडक्ट में क्या कर रहा हूँ कि उन दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ जो सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं, और जो डिफरेंट डायरेक्शन में लाई करते हैं उनकी मैं मल्टीप्लाई नहीं करता इस केस में। तो दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा वहां पे, वो मैं उसके कंपोनेंट लेकर निकाल रहा था। तो इस तरीके से क्या होता है कि या मैं ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए लिखूं, दोनों बात एक ही है। इसी तरीके से जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्यूमुलेटिव लॉ जिसे हम बोलते हैं, कि अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी करूं या बी मल्टीप्लाई बाय ए करूं वो इक्वल होता है दोनों साइड से। ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव लॉ। तो स्केलर प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी तरीके से और अगर हम इसे और पढ़ें, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ा होगा कि अगर मैं ए डॉट बी प्लस सी करूं, अगर मेरे पास कोई तीन वेक्टर हैं तो वो इक्वल हो जाएगा मेरे पास ए डॉट बी के प्लस ए डॉट सी के। तो ये भी यहाँ पे फॉलो होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। सो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में ये कम्युलेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो किए जाते हैं। या फिर इसे हम और देखें तो मान लो कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है जिसके साथ हमने किसी कंपोनेंट की मतलब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रखी है। यहाँ पे ये लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैं कांस्टेंट बाहर निकाल लूंगा और अंदर क्या कर दूंगा, ए डॉट बी। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अराइव करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सम करके डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर किसी कांस्टेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर रखी है तो उसे भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर हम इसे और फर्दर हम पढ़ें तो अगर लेट से मेरे पास कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप जे कैप के कैप, वो हमने पढ़ भी रखे हैं, आई कैप जे कैप के कैप, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। आई कैप क्या है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और के कैप जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है हमारा आई कैप। तो अगर लेट से मेरे पास दो आई कैप हैं, सेम डायरेक्शन में होंगे वो, क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं एक्स डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या होगी, इनकी सेम हो गई। अब लेट से मैं दो आई कैप का क्या निकाल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, यानी आई कैप डॉट आई कैप। तो बेसिकली क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब आई कैप है, ये यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सो 1 कॉस थीटा। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल ऑब्वियसली क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो बेसिकली जो आई कैप डॉट आई कैप है उसका जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है वो आ जाता है 1। इसी तरीके से अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप करूंगा वो भी आ जाएगा मेरा 1, और के कैप डॉट के कैप भी मेरा 1 आ जाता है, क्योंकि हम दो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो कॉस थीटा हमारे पास 1 होता है और मैग्नीट्यूड इनका 1 है। ठीक है, और अगर मान लो मुझे करना हो आई कैप डॉट जे कैप, यानी कि मैं एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जे कैप के साथ, तो अब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली थीटा क्या हो गया, 90 हो गया। तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। सो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी 0 आ गया। तो अगर मैं आई कैप की मल्टीप्लाई किसी और डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उसके साथ करता हूँ तो मेरे पास 0 आता है। इसी तरीके से अगर मैं जे कैप की के कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 आएगा, और या फिर अगर मैं के कैप की मल्टीप्लाई आई कैप के साथ करूंगा स्केलर वेक्टर, तो वो भी हमारा 0 आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी स्केलर प्रोडक्ट में जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे। इसी तरीके से अगर हम z और y एक्सिस की बात करें, z और y एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो भी हमारा 90 डिग्री होता है। सो अगर हम देखें cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। इस वजह से जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं किसी दो यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो वो हमारा 0 आ जाता है। ओके, सो आप इस चीज़ को आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, उससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कि अब लेट से मेरे पास कोई वेक्टर है ए, अगर मैं उसे ब्रेक डाउन करता हूँ
सो लेट से ए एक्स उसका मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में, ए वाई उसका मैग्नीट्यूड है जेड डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में, और ए जेड उसका मैग्नीट्यूड है जेड डायरेक्शन में। इस तरीके से मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो बीच में होगा एंगल वो होता है हमारा 90 डिग्री। अगर मेरे पास लेट से ये ए वेक्टर था, इसको मैंने इस तरीके से कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया डिफरेंट डिफरेंट, और लेट से इसी तरीके से अगर मेरे पास बी वेक्टर है, इसको भी मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूँ, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी वाई के कैप, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। और लेट से अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं सिंपल अभी हमने पढ़ा, हम क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी वाई के कैप, इस तरीके से लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले क्या होगा कि ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आई कैप तो 1 हो जाएगा और ए एक्स बी एक्स वाली टर्म रह जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई हमारी इस वाली टर्म के साथ होगी, तो आई कैप जे कैप मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएंगे, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। थर्ड में क्या होगा, ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ होगी, आई कैप के कैप है, ये भी 0 हो जाएगा, तो इस टर्म को भी लिखने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट में क्या होगा, हमारी ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, जे कैप आई कैप एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो उस टर्म को भी लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगली टर्म देखेंगे तो इस टर्म के साथ जब इस टर्म की मल्टीप्लाई होगी, तब जे कैप 1 हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं ए वाई बी वाई। नेक्स्ट इसी तरीके से जब हम चलते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास बचेगा ए जेड बी जेड। तो अगर मेरे पास इस फॉर्म में गिवन है, तो लास्ट में मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उनका, या फिर स्केलर प्रोडक्ट जो आएगा, वो इस तरीके से आता है। और अगर मैं देखूं कि अगर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ही करना होता, तब आंसर क्या हो जाता? तब मैं सिमिलर इस तरीके से करता और मेरे पास क्या आता, ए एक्स डॉट ए एक्स प्लस ए वाई डॉट ए वाई प्लस ए जेड डॉट ए जेड, यानी कि अगर मैं बोलूँ, सो ये हो जाता ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लेट से मेरे पास फोर्स जो है, फोर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फोर्स के बारे में, फोर्स की वैल्यू गिवन है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इस तरीके से मेरे पास फोर्सेज हैं। और लेट से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है डी स्मॉल डी 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब हमें बताना है कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, यानी मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो एंगल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो मैं मेरा एफ डॉट डी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 3 × 5 करेंगे सबसे पहले। ठीक है, वो आ गई हमारी 15, यहाँ पे ये माइनस में, ठीक है प्लस नहीं है, तो 3 × 5 15 आ गया, प्लस 4 × 4 16 हो गया, और माइनस में 5 × 3 15। तो हमारे पास जो एफ डॉट डी है, जो इनका डॉट प्रोडक्ट है, वो आ गया हमारे पास वैल्यू 16, इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे इनका एंगल निकालना है। हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा कि फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ डॉट डी का, अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वो हो जाएगा एफ डॉट डी कॉस थीटा। ये वेक्टर फॉर्म में, और ये मैग्नीट्यूड है इनके। तो सबसे पहले मुझे एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है। एफ का मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ से, √3² प्लस 4² प्लस 5²। इसी तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड आएगा 5² प्लस 4² प्लस 3²। सो अगर मैं ये कैलकुलेट करूँगा, सो ये मेरे पास जो टर्म है ये आ जाएगी √50 यूनिट, और ये वाली टर्म आ जाएगी वही 50 यूनिट्स। सो मेरे पास एफ डॉट डी जो मैं करूँगा इनकी मल्टीप्लाई, सो वो आएगा मेरे पास √50 डॉट √50 और कॉस थीटा, और ये बराबर है हमारे किसके, 16 के, जो अभी हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो यहाँ से हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगा 16/√50 × √50, जो हो जाएगा 50 के बराबर। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, कि लेट से मेरा एफ गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में डी गिवन है, मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था, यानी बेसिकली थीटा फाइंड आउट करना था। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। डॉट प्रोडक्ट अभी हमने डिस्कस किया था कैसे निकालना है। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी,
तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकल रहा था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। वही मैंने किया, ए एक्स यहाँ पे 3 है और बी एक्स 5 है, तो 3 5 जा 15, इसी तरीके से 4 4 आर 16 और 5 3 आर 15। सो वो मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट इनका 16 आ गया। डॉट प्रोडक्ट हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट का, वो होता है एफ डी कॉस थीटा। सो वो हो गया मेरे पास √50 इंटू √50 इंटू कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 16 के, जो भी हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 16/50, और हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे तो थीटा आ जाएगा हमारा कितना, कॉस इनवर्स 16/50। यहाँ से ये सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नोटेशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इस थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे ने जो लास्ट चैप्टर्स में जो फॉर्मूले पढ़े थे काइनेटिक, जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसके फॉर्मूले यूज करेंगे। हमने फॉर्मूला यूज किया था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, बस मैं माइनस को धर ले आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड्स m/2 की डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ m/2 से। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, mv²/2 माइनस mu²/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा MAS। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई m/2 की बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें डिडक्ट कर सकता हूँ। ये जो m है मेरा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो हो जाएगा mv²/2 माइनस mu²/2 इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो हमारी दो टर्म आई है, ये v जो होती है फाइनल वेलोसिटी होती है, सबको पता है, u हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो हाफ mv² जो टर्म बन रही है और हाफ mu² टर्म बन रही है, इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ठीक है, ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। सो एक काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई, और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये जो हाफ mv² है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसके आप डायमेंशंस भी निकाल सकते हो यहाँ से, वो भी हम चेक करेंगे कि डायमेंशन सही आती है, एनर्जी की डायमेंशंस क्या आती हैं। और ये जो F इंटू एस है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं वर्क या फिर वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स। यानी कि जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में आएगा, उतना वो वर्क डन कर रही है। यानी कि लिख भी देते हैं इसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल, बराबर होती है वो वर्क डन के, वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स, वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स। यानी कि जितनी भी फोर्सेस उस पर लग रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, और उन फोर्सेस के कारण जो वर्क डन हो रहा है, वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के। इसी को ही हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स। अब ये वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज द फोर्स ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हमारी कोई बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, अगर लेट से यहाँ पे कोई सरफेस है और कोई बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, कुछ देर बाद मैंने यहाँ पे जब फोर्स लगाई, वो यहाँ पे पहुंच गई हमारी, इस तरीके से। तो लेट से कुछ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो लेट से इनके बीच में एस था, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू एस। और वर्क डन हम वही लेते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और वर्क डन की फोर्स की डायरेक्शन हमारी सेम होनी चाहिए, उसी फोर्स को हम कंसिडर करते हैं। अगर कुछ एंगल में है तो हम उसका कंपोनेंट निकाल लेंगे, वो भी हम केस अभी देखेंगे। अगर हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करें, तो हमने अभी लास्ट क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ रखा है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। वो हमने यहाँ लिखा, v² माइनस u² इक्वल टू 2as लिख दिया, उसे u² को दरवेज करके। फिर हमने क्या किया, जिनकी m/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करी, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो। mv²/2 को हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल,
mu²/2 को हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इनका बीच में जो सब्ट्रैक्शन है वो आता है हमारे पास वर्क डन। यहाँ पे जो ma था इसको मैंने फोर्स से लिखा है क्योंकि जो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो हमारा इक्वल होता है जो वर्क डन उसके ऊपर हो रहा है नेट फोर्सेस के कारण उसके। So kinetic energy of a particle is equal to work done on it by the net force। ठीक है, तो अब ये वर्क डन क्या है? वर्क डन, लेट से मेरा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह पर, मैंने उसे क्या किया, डिस्प्लेस किया कुछ दूरी s पर, तो जो भी फोर्स लगाई मल्टीप्लाई बाय जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होता है उसका वर्क डन। हम इसे और अच्छे से अभी समझेंगे, उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से समझने के लिए। तो क्वेश्चन इज कि लेट से एक ड्रॉप है, पानी की बूंद आपने सुना होगा, वो ड्रॉप आसमान से नीचे गिर रही है। ठीक है, एक ड्रॉप है लेट से ये आसमान से नीचे गिर रही है। इस ड्रॉप का जो मास है वो है 1 ग्राम। ठीक है, इसका मास हमें गिवन है 1 ग्राम और ये 1 किलोमीटर की हाइट से नीचे गिर रही है। लेट से जो ग्राउंड है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ये हमारा ग्राउंड है, इसकी जो हाइट है ये है 1 किलोमीटर। ठीक है, सो जब ये ग्राउंड पर गिरती है तो इसकी जो स्पीड है, ग्राउंड पर गिरने की स्पीड हमें गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जी, वो इस पर क्या कितना वर्क डन करेगी, यानी कि वर्क डन। नेक्स्ट चीज जो हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि जब ये पानी की बूंद नीचे इस तरीके से आ रही होगी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इस बॉडी पर अप्लाई हो रहा होगा, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो अगर मैं देखूं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा F इंटू एस, यानी कि जितनी फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी उस ड्रॉप पर और जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 1 किलोमीटर, यानी कि अगर मैं उसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 मीटर के। सो मैं बोल सकता हूँ कि जो फोर्स है मल्टीप्लाई बाय 1000 तो यहाँ पे होगा। अब अगर फोर्स देखें तो फोर्स यहाँ पे कितनी एक्सर्ट करेगी, फोर्स उसके वेट के इक्वल होगी, और वेट कितना है इसका, मास इंटू जी। वेट हो जाएगा हमारा एम जी के और एस के। मास अगर हम देखें तो 1 ग्राम यहाँ पे गिवन है, तो अगर मैं इसे केजी में कन्वर्ट करूँ 1 ग्राम को, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻³ kg। सो 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जी की वैल्यू हमारी है 10, सिंप्लिसिटी के लिए लेट से अभी के लिए जो जी की वैल्यू है उसे हम 10 ले लेते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 10, और जो वर्क डन की जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं जूल्स में। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी। हमने सिंपल वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है वेट के कारण लग रही होगी, यानी वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेट होता है हमारा एम जी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ। मास इसका हमने पहले यूनिट्स कन्वर्ट करी किलोग्राम में, मतलब एसआई यूनिट्स में हमने कन्वर्ट किया। सो यहाँ पे 10⁻³ हो गया, जी की वैल्यू 10 है और डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर्स, तो ये आ गया हमारे पास 10 जूल्स। ठीक है, ये तो आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब सेकंड चीज जो हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है कि रेजिस्टिव फोर्स इस पर कितनी लगेगी, यानी कि जब ये मास कुछ नीचे आ रहा होगा तो कुछ इस पर कुछ एयर फ्रिक्शन के कारण कुछ रेजिस्टिव फोर्स लग रही होगी, वो हम देखते हैं कितनी लगेगी। सो अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, उसमें हमने ये देखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेट से उसे मैं डेल्टा के ही बोल रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क डन के, जो भी फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं। तो दो फोर्सेज यहाँ पे एक्सर्ट हो रही थी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी रेजिस्टिव फोर्स, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे, WR हमारे पास निकल जाएगा और वही हमें निकालना है। अभी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अभी हमने पढ़ा ½ mv² माइनस ½ mu², ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अभी हमने निकाला 10 जूल, और प्लस WR। अब हम ध्यान से देखें तो जब ये ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर रही होगी, ये वाली जो ड्रॉप है, ये जब ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो शुरुआत में इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो यू तो हो गया, ये वाली टर्म तो हो जाएगी जीरो। ½ mv², वी हमें गिवन है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। सो हम बस वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं और हमारे पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कितनी, ½ mv², वी कितना है 50 का होल स्क्वायर
मास हमें गिवन है 10⁻³ kg, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और 10 प्लस WR। ठीक है, इसे मैं और अगर कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 50 इंटू 50। तो ये अब मेरे पास आ जाएगा 1, मतलब अभी मैं इस पोर्शन को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.25 जूल। ठीक है, डेल्टा के ही आ गया ये। अब ये इक्वल रख दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.25 इक्वल टू 10 प्लस WR। सो यहाँ से WR की कितनी वैल्यू आ गई, 8.75 माइनस के। तो यानी वर्क डन जो रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है वो नेगेटिव लगा रही है, और वो भी 8.75 माइनस 8.75। यहाँ पे जो नेगेटिव है यही बस ये शो कर रहा है कि वर्क डन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे वर्क डन लगा रही थी यहाँ पे, वर्क डन बाय जी, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ऑब्वियसली जब वो नीचे की तरफ आएगा तो रेजिस्टिव फोर्स क्या है, रोक रही है उसे नीचे आने से, यानी वो ऊपर डायरेक्शन में लग रही होगी। तो WR क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव आया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं कि हमें फॉर्मुलेज यूज करने हैं बस, और आंसर्स आ जाएंगे। जो मेन जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका अप्लाई लगभग लगभग हर क्वेश्चन में होगा, जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज वर्क। तो अभी जो भी हम ये वर्क पढ़ रहे थे, जो भी अभी हम गुणगान कर रहे थे, वर्क वर्क वर्क, तो अभी हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि वर्क है क्या, इसे किस तरीके से हमें डील करना है। ठीक है, तो लेट से यही मेरे पास कोई सरफेस है, यहाँ पे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट से अब इस पे इस तरीके से फोर्स न लगा के, हॉरिजॉन्टली फोर्स न लगा के, किसी एंगल पर फोर्स लगा रहा हूँ F। तो ये ऑब्वियसली आगे की तरफ मूव करेगा, F वेक्टर है ये कुछ, और लेट से हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल पर बना रहा है। और कुछ देर बाद लेट से बॉक्स आगे की तरफ शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है लेट से D। इस तरीके से इनके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम देखते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट से क्या है, हमारे पास D है। तो अभी हमने जो वर्क डन वाला फॉर्मूला पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो फोर्स है वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में लगनी चाहिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका सिंपल कॉम्पोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में। थीटा हमें एंगल गिवन है, तो अगर फोर्स यहाँ पे है तो F cos थीटा हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी हो जाएगी, F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट हमारा गिवन है D, तो वर्क डन कितना हो गया, F इंटू डी और cos थीटा, उनके बीच में जो एंगल था। तो ये हो जाता है हमारा वर्क डन। जो वर्क डन का जो मतलब होता है ना, वो फिजिक्स की एक्चुअल लैंग्वेज में थोड़ा अलग होता है। यानी कि लेट से अगर कोई अगर अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो मेरी 0 है, तो वर्क डन क्या होगा, मेरा 0। मान लो आप साइकिलिंग करते हो, एक सर्कुलर पार्क है, आप इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, आपने साइकिलिंग करी, आप पूरा राउंड घूम के आए, यहाँ पे वापस आ गए आप। अब आपने क्या किया, वर्क किया, बहुत मेहनत करी, आपको पसीने भी आ रहे हैं, थकान भी हुई आपको। लेकिन अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो आपने कोई वर्क नहीं किया, आपका वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट जो था और फाइनल पॉइंट है वो आपका सेम है। इनिशियल पॉइंट जिससे आप चले साइकिलिंग करते हुए, थक हारते हुए, फाइनल पॉइंट सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वर्क डन 0 हो गया। लेकिन आपने तो बहुत मेहनत करी। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन डिफरेंट होता है। अब इसी तरीके से हम एक और चीज इसमें समझ सकते हैं। अब मान लो कि मेरे पास एक बहुत स्मूथ सरफेस है, यानी उस पर फ्रिक्शन 0 है, म्यू इक्वल टू 0, जो हमने फ्रिक्शन पढ़ा था ना, जो रोकता है चलने से या फिर किसी भी चीज के मूव होने से, जो फोर्स को रिपेल करता है, वो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है 0 है। तो हम उस केस में क्या देखेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आराम से मूव करते ही जा रहा है फिसलते हुए, यानी उस केस में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 0 है, फोर्स जो लगने वाली थी फ्रिक्शन वो तो 0 हो गई। तो उस केस में क्या हो गया, तब भी वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, एक नेक्स्ट केस और ले लेते हैं। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं, मान लो कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्मूथ टेबल पर, इस तरीके से स्लिप होते हुए जा रहा है, यानी म्यू इक्वल टू 0 है, इस केस में स्लिप हो रहा है, तो उस पर कोई फोर्स लग रही होगी। आप तो कहोगे सर आपने बोला था कि जो फोर्स होती है वो हम लेंगे, लेकिन इस पर तो दो फोर्स लग रही है, एक तो फोर्स फ्रिक्शन की है वो तो चलो 0 हो गई, लेकिन इस पे एक और फोर्स लग रही है mg, वेट के कारण, वो क्यों नहीं कंसिडर करी, उसके कारण भी तो वर्क डन हो सकता है ना।
अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग लगनी चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स एम जी हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। अब आप खुद इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 पुट करके देखो तो cos 90 आ जाता है हमारा जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारी जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली भी एक्ट नहीं करनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और वह जो फोर्स है वो अपनी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल ये बना रहे हैं, इस तरीके से अगर आप मिलाओगे इन्हें तो 90 डिग्री का एंगल वो नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में भी हमारी जो वर्क डन है वो जीरो आ जाता है। अगर हम अब इस वर्क डन या फिर एनर्जी बोलें, इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, अभी हम इतनी देर से वर्क डन करे जा रहे हैं, तो वर्क डन का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो किस तरीके से आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर में होगा, सो इसे हम लिख देते हैं एल। फोर्स क्या होती है हमारी, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम से। एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि LT-2, LT-2 यहाँ पे लगा दो, तो ये हो गया ML/T-2। ये आ गई हमारी डायमेंशंस वर्क डन की या फिर एनर्जी की अगर हम बोलें, ओके। सो ये डायमेंशंस आ जाती हैं हमारी। इसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं वर्क डन के ऊपर, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। या फिर ऐसा करो, पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नोट डाउन कर लिया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि एक साइकिलिस्ट है, बाईसाइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, वो क्या करता है, स्किड करता है और वो 10 मीटर बाद जाके रुक जाता है। लेट से हमारा साइकिलिस्ट पहले यहाँ था और कुछ यहाँ पे आके वो रुक जाता है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। ये इनिशियल पोजीशन होगी, इसे हमने आई से डिनोट किया है, फाइनल पोजीशन है इसे एफ से डिनोट कर दिया है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन, यानी कि ये जो साइकिल है हमारी, इस पर जो रोड ये फोर्स लगा रही है, जो ये रोड जिस पे चल रही होगी साइकिल, वो जो रोड फोर्स लगा रही है वो लगा रही है 200 न्यूटन। अब हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकती है, क्योंकि साइकिल पर रोड जो फोर्स लगाएगी वो फ्रिक्शन फोर्स से होगी। और क्वेश्चन में लिखा भी है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है मोशन के, यानी साइकिल का मोशन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 200 न्यूटन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसके अपोजिट में वो लग रही है। ए पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें पूछा गया है कि हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, हाउ मच वर्क डू द रोड डू ऑन द साइकिल, यानी कि रोड साइकिल पर कितना वर्क डन कर रही है, रोड डू ऑन साइकिल। सो पहले पार्ट में हमसे ये पूछा गया है, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, इसका एकदम अपोजिट, हाउ मच वर्क डू द साइकिल डू ऑन रोड। ठीक है, ये हमसे हम अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें, ए पार्ट को अगर हम पहले देखेंगे, सो ए पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मच वर्क डू द रोड डू ऑन द साइकिल। तो अभी हमने पढ़ा जो वर्क जो रोड कर रही होगी उसके लिए फॉर्मूला है हमारा F/d और cos थीटा। ठीक है, फोर्स हमारी कितनी है, 200 न्यूटन, डिस्टेंस हमारा कितना है, 10 मीटर, और कॉस में एंगल कितना रख देंगे, पाई। पाई क्यों रखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ, दोनों के एंड मिलेंगे फोर्स यहाँ, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, आप सबने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2000 जूल। तो वर्क डन बाय रोड ऑन द साइकिल, ये आ गया हमारे पास माइनस का 2000 जूल। इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट को देखें, तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि जितनी फोर्स रोड साइकिल पर लगाएगी उतनी ही फोर्स साइकिल रोड पर लगाएगी, क्योंकि फोर्स जो है इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में। तो यानी साइकिल कितना फोर्स लगा रही होगी रोड पर, 200 न्यूटन का। ठीक है, लेकिन रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है जीरो, क्योंकि रोड तो मूव नहीं कर रही है, मूव तो साइकिल कर रही है। तो अगर हम देखें साइकिल रोड पर कितना वर्क डन करेगी, तो वर्क डन बाय साइकिल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखना चाहिए मुझे, हाँ, वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस जीरो, क्योंकि फोर्स हमारी लग रही होगी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, रोड तो कहीं मूव नहीं करी, डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म जीरो हो गई,
तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और वर्क डन आ जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो।